सीआरपीसी को समझने के लिए पूरे सीआरपीसी के प्रोसीजर को ब्रीफ में समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि सीआरपीसी का प्रोसीजर क्या होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देखिए, सीआरपीसी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है जब कोई क्राइम कमिट होता है। हालांकि कभी कभी सीआरपीसी क्राइम कमिट होने से पहले भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को देखें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अपराध की प्लानिंग करने पर ही वो अपराध बन जाता है और सीआरपीसी उस पर अप्लाई हो जाएगा। पर अधिकतर मामलों में सीआरपीसी क्राइम कमिट होने के बाद ही स्टार्ट होता है। अब अपराध दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सीआरपीसी का शेड्यूल 1 हमें बताता है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। सीआरपीसी में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अलग अलग प्रोसीजर दिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के प्रोसीजर की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के प्रोसीजर की। तो होता क्या है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है उस कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस अपराध की सूचना पुलिस को मिलनी ज़रूरी है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करके उस अपराध की सूचना दे, या फिर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को कंप्लेंट करे, या फिर यह भी हो सकता है कि अपराध पुलिस की आंखों के सामने हुआ हो और पुलिस खुद ही उस अपराध का संज्ञान ले ले। तो पहला स्टेप हुआ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा स्टेप हुआ इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। अब सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन देना ही काफ़ी नहीं, पुलिस को इस इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लिखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी FIR। कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस FIR रजिस्टर करने से मना कर देती है। ऐसे मामलों में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाकर कंप्लेंट दे सकते हैं और फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कोर्ट पुलिस को FIR रजिस्टर करने का आदेश दे सकती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कोर्ट के आदेश मिलने के बाद पुलिस को FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर एक्यूज चाहे तो FIR क्वैश करने की पिटीशन हाई कोर्ट में डाल सकता है। अब FIR रजिस्टर होते ही पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर आ जाती है। तो अगला स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, एक्यूज की स्टेटमेंट ले सकती है, विटनेस से पूछताछ कर सकती है, फॉरेंसिक जांच करवा सकती है या किसी जगह को सर्च कर सकती है। साथ ही अगर पुलिस को लगता है कि किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाना चाहिए तो आरोपी को अरेस्ट भी कर सकती है। अब यहाँ से एक पैरेलल प्रोसीजर भी स्टार्ट हो सकता है। ये प्रोसीजर है बेल का। बेल दो तरह की होती है, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल जो कि अरेस्ट होने से पहले मिलती है, और एक होती है रेगुलर बेल जो अरेस्ट होने के बाद मिलती है। अब जब पुलिस FIR रजिस्टर कर लेती है और एक्यूज को ऐसा लगता है कि पुलिस अब उसे अरेस्ट कर सकती है, तो वो सेशन कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है। अगर सेशन कोर्ट बेल नहीं देती तो हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है बेल तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाल के एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो पुलिस एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब अगर पुलिस एक्यूज को अरेस्ट कर लेती है तो एक्यूज को या तो पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में। अब यहाँ एक्यूज रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक्यूज को जिस जुर्म के लिए अरेस्ट किया गया है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर वो सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में देनी होगी। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो सेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बेल के लिए, और अगर सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट होने पर लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। अगर एक्यूज को बेल मिल जाती है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो एक्यूज पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भी रहेगा, एज द केस में भी। याद रखिए, ये जो बेल का प्रोसीजर है ये पैरेलली चलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर के साथ, यानी अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, पूरी नहीं हुई। अब वापस आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पर। अब पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज जैसे एविडेंस कलेक्शन, विटनेस की स्टेटमेंट लेना, एक्यूज की स्टेटमेंट लेना, फॉरेंसिक जांच करवाना, इंटेरोगेशन करना वगैरह वगैरह, इन सब के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दो आउटकम हो सकते हैं। पहला ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक्यूज ने कोई जुर्म किया ही नहीं, इस केस में पुलिस कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि एक्यूज ने क्राइम कमिट किया है, तो अब इस केस में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट को फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। चार्जशीट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया गया होता है कि एक्यूज को कौन से लॉ की किस सेक्शन के अंदर चार्ज किया गया है। यहाँ पर भी एक्यूज हाई कोर्ट को अप्रोच करके चार्जशीट और FIR को क्वैश करवाने की कोशिश कर सकता है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद अगला स्टेप होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब चार्जशीट तो पुलिस द्वारा बनाई जाती है, तो जरूरी नहीं कि पुलिस जो भी चार्ज लगाए कोर्ट उसे मान ले।
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम कोर्ट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंसिडर करके दोनों साइड्स को सुनकर, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर को सुनकर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है। क्या प्राइमा फेसाई ऐसे ग्राउंड्स बनते हैं जिससे कि ये प्रिज्यूम किया जा सके कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है। इस स्टेज पर कोर्ट को एविडेंस में जाने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट को बस ये देखना होता है कि एलिगेशंस क्या हैं और क्या ये एलिगेशंस अपैरेंटली सच लग रही हैं। कोर्ट चाहे तो एक लिमिटेड इंक्वायरी भी इस स्टेज पर कर सकती है कि क्या वाकई एक्यूज के अगेंस्ट प्राइमा फेसाई केस बनता है, बट कोर्ट बहुत डिटेल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं कर सकती। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिमिनल प्रोसीजर में, क्योंकि यहाँ पर एक्यूज को उस पर लगे चार्जेस को पढ़कर सुनाया जाता है ताकि एक्यूज को क्लियरली और अनएम्बिगुअसली उसके ऊपर लगे आरोपों का पता चल सके और वो उसके डिफेंस की तैयारी कर सके। अब चार्जेस फ्रेम होने के बाद शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल में सच और झूठ का फैसला होता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एक्यूज को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करेगा और डिफेंस लॉयर एक्यूज को बचाने की। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने गवाह और सबूत पेश करेगा जिससे ये साबित हो कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है। अब क्योंकि ये सब गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोसिक्यूशन की फेवर में ही बोलेंगे। तो यहाँ डिफेंस लॉयर को भी प्रोसिक्यूशन के गवाहों से सवाल करने का मौका मिलता है ताकि वो ऐसे सवाल कर सके जिससे प्रोसिक्यूशन गलत साबित हो। इससे हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद होता है मैंडेटरी एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय द कोर्ट। यहाँ कोर्ट एक्यूज को सवाल करेगी और एक्यूज के खिलाफ सबूतों को पर्सनली एक्सप्लेन करने को कहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिफेंस के एग्जामिनेशन की। यहाँ डिफेंस अपने विटनेसेस और एविडेंस को पेश करेगा एक्यूज की इनोसेंस साबित करने के लिए। इसके बाद प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा डिफेंस के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एविडेंसेस को कंक्लूड किया जाएगा और दोनों साइड अपने अपने कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखेंगे। साथ ही मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट को सबमिट करेंगी। इस सब के बाद कोर्ट अपनी जजमेंट देगी। जजमेंट में या तो एक्यूज को एक्विट किया जाएगा या फिर कन्विक्ट। अगर एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है तो एक सेपरेट हियरिंग पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस प्रोनाउंस किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि एक्यूज को एक्चुअल कितनी टाइम की जेल मिलेगी और कितना फाइन देना होगा। सजा मिलने के बाद एक्यूज चाहे तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो ये था कॉग्निजेबल केसेस का पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर। अब देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस पर क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस को पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिख लेगी और आपको मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने को कहेगी। यहाँ पर हम एक बहुत कॉमन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल लेते हैं। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील करता है चेक बाउंस के केसेस से। चेक बाउंस एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर आप पुलिस के पास जाओगे कंप्लेंट लेके कि मेरा चेक बाउंस हो गया है, तो पुलिस सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट अपने रजिस्टर में लिख लेगी और आपको मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने को बोलेगी। अब आप कंसर्न मजिस्ट्रेट जिसके पास इस मैटर को ट्राई करने की जुरिसडिक्शन है उसको एप्लीकेशन लिखोगे क्लियरली डिस्क्राइबिंग कि कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और एक्यूज्ड कौन है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने चाहिए जिससे ये प्रूव होता है कि एक्यूज्ड ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अब इसके बाद मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेगा और देखेगा कि क्या वाकई में ऐसे ग्राउंड्स हैं जिससे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने का प्रूफ मिलता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंस। अब जब मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है तो वह एक्यूज को एक समन इशू करेगा कि इस तारीख पर इतने बजे इस कोर्ट में एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना हो। अगर एक्यूज्ड समन देने पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता तो मजिस्ट्रेट एक्यूज के अगेंस्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो अब पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेगी और अगर मजिस्ट्रेट बेल देगा तो ही एक्यूज को बेल मिलेगी, नहीं तो वो जेल में ही रहेगा। अब जब एक्यूज समन देने पर या फिर अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो जज एक्यूज को उस पर लगे आरोपों के बारे में बताएगा। अगर एक्यूज आरोपों को मान लेता है तो मजिस्ट्रेट लॉ के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेगा। लेकिन अगर एक्यूज उस पर लगे आरोपों को मानने से मना कर दे तो मजिस्ट्रेट ट्रायल करने का ऑर्डर पास कर देगा। अब ट्रायल एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, केस थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो इस बीच एक्यूज का क्या होगा? क्या वो जेल में रहेगा या फिर उसे बेल मिल जाएगी? देखो, मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल केसेस बेलेबल होते हैं। तो अगर एक्यूज समन देने पर प्रेजेंट होता है और केस बेलेबल है तो मजिस्ट्रेट उसे बेल ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर एक्यूज समन्स को डिसोबे करता है और उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाना पड़ता है तो फिर जज की डिस्क्रिप्शन है कि उसे बेल दे या ना दे। ट्रायल के दौरान वही सब प्रोसीजर फॉलो होता है जो कॉग्निजेबल केस में होता है, जैसे कि कंप्लेनेंट अपने एविडेंसेस और विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा और एक्यूज का लॉयर उसे री एग्जामिन करेगा। फिर कोर्ट एक्यूज का मैंडेटरी एग्जामिनेशन करे,
फिर एक्यूज अपने एविडेंसेस और विटनेसेस पेश करेगा और कंप्लेनेंट उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती तो यहाँ चार्जशीट फाइल नहीं होती और ना ही कोई चार्जेस फ्रेम होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं होता, दोनों पार्टीज के अपने अपने लॉयर्स होते हैं। ट्रायल कंप्लीट होने पर मैजिस्ट्रेट अपना डिसीजन सुनाएगा, या तो एक्यूज को एक्विट कर देगा या फिर उसे गिल्टी मानकर सजा सुनाएगा। तो ये था क्रिमिनल केसेस का कंप्लीट प्रोसीजर एट ए ब्रॉडर लेवल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक